जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आई फील apology in the beginning of the show, just delayed due to some technical reasons. Well, we are ready with another discussion, and it's gonna be very important one from our perspective. So before that, मैं आपको अपने टॉपिक से रूबरू करवाऊं और पैनलिस्ट को बताऊं आज की हेडलाइंस. मोदी की कैबिनेट का विस्तार, 21 नए मंत्री हुए शामिल. इराक कर रहा है जांच, इस्लामिक स्टेट का सरगना अबुल बकर उल बगदादी की हो सकती है मौत. भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में हराया. उधर भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया. कांग्रेस लीडर मधुसूदन मिस्त्री का बयान, मोदी का नाम सुनते ही खोलता है खून. डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट एक्टर, इकोनॉमिस्ट, राइटर का स्टैंड. दे डोंट वांट डेथ पेनल्टी. सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी में बॉलीवुड दिग्गजों के साथ साथ मिल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता. उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर इशू पर हो पॉलिटिकल बातचीत, पॉलिटिकल लोगों द्वारा ही किया जा सकता है मसला हल. वेल, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. और जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक है आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एनजीओज. तो इस पर हम बात करेंगे और इस पे आप लोग भी चैट कर सकते हैं. हमें अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं हमें बता सकते हैं. हमारी स्काइप आईडी रेडियोडन RADIOUDAAN. I will introduce the panel quickly. I have got Assistant Professor of Hindi, Mr. Ashu Mishra. I have got Software Accessibility Engineer and Moderator of Say Everything Group, Mr. Amit Bhatt. I have got Rehabilitate Consultant from LB Prasad Eye Institute, if I'm not mistaken, yes. Mrs. Priya. I have got Swati Saxena, HR Manager. I have got Master of Public Administration and Media Spokesperson of Udan Welfare Society, Bala Nagendran. I welcome everyone. Thank you so much for joining me. Well, अमित जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे करता हूं. जो भी एनजीओ खोलते हैं, जो भी एनजीओ खोली जाती हैं, तो क्या एज ए आउटसाइडर, क्या ये डू वी हैव अ मोरल राइट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम? Why not, Danesh? जी. See, NGOs are actually meant and they are open for the service of the people only. Therefore, your question seems to be relevant to me, that people will obviously expect from the NGOs. तो जो चीजें पब्लिक के लिए खोली जा रही हैं या पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनका ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिसको कहें, या उनका एक ये दायित्व बनता है कि वो सही रूप से काम करें और वो उस तरह से फिर एज ए यूजर या एज ए आप कह सकते हैं कि एंड यूजर, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस बनती हैं कि भाई इस एनजीओ को इस आधार पे काम करना चाहिए. चूंकि ये आपने एक ओपनिंग कमेंट के रूप में मुझसे पूछा है जी. आगे चलकर जब चर्चा बढ़ेगी तो मैं जो दूसरे इसके बिंदु हैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत में यही कहना चाहूंगा कि एनजीओज हैव टू बी मोर एक्टिव, नंबर वन, एंड दे हैव टू बी मोर ट्रांसपेरेंट. शिथिलता, कुछ बहुत सी एनजीओज में आजकल शिथिलता आ गई है
यहाँ पर आप देखें कि बहुत सी, मैं सभी नहीं कह रहा हूं, सभी और बहुत सी, इन शब्दों में थोड़ा सा फर्क करने की आवश्यकता है और उस फर्क को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी एनजीओ अच्छा काम कर रही है लेकिन थोड़ी सी इनएक्टिव है। एक तो एक्टिवनेस लाने की जरूरत है और दूसरा इनको ट्रांसपेरेंट यानी कि थोड़ा सा और उदारवाद या ईमानदार होने की आवश्यकता है। तो जब डिस्कशन आगे प्रोलॉन्ग करेगी तो मैं इस पर कुछ और कहने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। यस बाला, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, कैन यू थ्रो अ लाइट ऑन what does that mean, expectations from the NGOs? Good evening, Danish and to the listeners first. Actually, this is a question that needs to be analyzed while answering, because what we mean by expectation, is it self-centric or is it prismatic in nature? Expectation will vary from person to person and the NGO to NGO and the NGO to person. For example, as of now, I may be a beneficiary of an NGO or I may not be, but I will have some certain expectations as a beneficiary and as a citizen. Even as an outsider who has no link with the NGOs can have expectations on the NGO on the basis of public interest. So expectation is a somewhat like a term in terms of in case of NGO that has no boundary which we can define as that of NGOs. जी, थैंक यू। प्रिया जी, किन किन सेक्टर्स में हम एनजीओ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम दृष्टिहीनों की बात कर रहे हैं, तो किस सेक्टर में लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती है एनजीओ से? जैसे मिस्टर बाला ने बोला है कि एक्सपेक्टेशंस विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड बेस्ड ऑन द एनजीओ आल्सो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली मेरे मन में, क्योंकि मैं जब क्लाइंट से, बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड क्लाइंट से डील करती हूँ थ्रू एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, तो मुझे लगता है बहुत सारे एरियाज में बहुत लिमिटेशंस है जहाँ पे एनजीओ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो जॉब रिलेटेड, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में दे आर नॉट एट ऑल अवेयर कि विजुअली इम्पेयर्ड कैन एक्चुअली वर्क जस्ट लाइक अ नॉर्मल साइटेड पर्सन, प्रोवाइडेड they are given enough of facilities. I won't say enough facilities also, just a screen reading software, for example, that makes a huge difference for a visually impaired to be totally independent while working on the computer. And most of the work is on the computer, and just without that it's impossible for a visually impaired person to work on the computer. But then just that they are not at all aware of these things, and because of that lack of awareness, they are so mentally blocked to taking a visually impaired client, even considering कि जैसे मैंने सुना है बहुत सारे clients कि they'll go for the interview and just because you're visually impaired they'll say we'll call you later, और कभी कॉल आता ही नहीं है. That is one, spreading awareness. And another thing is जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ता है, मैं दूसरे पॉइंट्स पे भी आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन, लाइक मोबिलिटी हो गया, या फिर रिगार्डिंग एजुकेशन, या फिर रिगार्डिंग अरेंजिंग अ स्क्राइब. बहुत सारे फैक्टर्स है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं. एक्सपेक्टेशंस है जी, जैसे विमेन सेफ्टी को लेके भी एजुकेशन सेक्टर में. जी जी स्वाति जी, एक तरफ इसको प्रोग्राम को बनाते समय जो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो एक तरफ बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, और मैं लिसनर्स को एक बार बता दूं कि ये डिस्कशन 2 पार्ट में रहेगी. एक पार्ट में हम आप लोगों के सजेशन लेंगे और फिर हम आपकी बातें एनजीओ तक पहुंचाएंगे. वेल स्वाति जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब मैं ये क्वेश्चंस बना रहा था तो आई स्पोक टू मैनी पीपल, एंड ज्यादातर जो यंगस्टर है वो एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनको एनजीओ में विश्वास नहीं है. तो इसके क्या रीजंस हैं? एक तरफ हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और दूसरी तरफ हम एनजीओ का पार्ट भी बनना नहीं चाहते हैं. जी दानिश, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा पूछा है आपने. बिकॉज एक्सपेक्टेशन और बिलीफ, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. हमें बिलीफ उसी चीज पे होगा जो चीज ट्रांसपेरेंट होगी, जो चीज ऑनेस्ट होगी, जो चीज एक्टिव रहेगी, जो चीज हमें
फायदा पहुंचाएगी, किसी भी रूप में हो, चाहे वो कुछ भी एक नॉमिनल अमाउंट लेके भी हमें कुछ फायदा कर रही हो, तो हम उसमें ट्रस्ट करेंगे, हम उसमें बिलीव करेंगे। लेकिन अगर जैसे आजकल हम देखते हैं ज्यादातर एनजीओ जो होती हैं उनके पास बहुत सारे, ज्यादातर मैं बोल रही हूँ, जैसे कि अमित ने कहा बहुत सारी एनजीओ अच्छा भी काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो जिनके पास बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा, बट देन वो मुझे लगता है कि वो सही रूप से यूटिलाइज नहीं करती हैं। वो यूटिलाइज करती हैं ज्यादातर अपना फेम कमाने में, रादर देन फोकसिंग ऑन वर्क। वो फेम कमाने में ज्यादा बिलीव करती हैं, फेम कमाने में ज्यादा काम करती हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि एनजीओज को ना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ना होकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो वर्क करेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर काम कर पाएंगी और हम उनमें ज्यादा बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली उनसे होंगे, क्योंकि दे आर द वंस जो हमें जो हमारा एक फेस बन सकते हैं सोसाइटी के लिए, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी की बात हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में बात हो। एनजीओज क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत फंड्स आते हैं और उनका बहुत वाइड स्कोप होता है, तो ऑब्वियसली हम उनसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हम ज्यादा शायद सोसाइटी को इम्पैक्ट ना कर पाए, बट एनजीओज के पास क्योंकि वो रिसोर्सफुल होते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट करना बनता है, मतलब एक्सपेक्ट हम करेंगे ही करेंगे। जी। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना होगा कि एक जो नॉन ट्रांसपेरेंसी और डिसऑनेस्टी जो हो गई है एनजीओ में और इनएक्टिवनेस, ये 3 रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, जो हम बिलीव करते हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम बिलीव नहीं कर पाते एनजीओज में। जी जी आशु जी, आपसे ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा। आपको किन किन सेक्टर में लगता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और की जानी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस के लिए अब तक जो बात कही गई वहीं से मैं शुरू करूं। पहली बात ये कि जो बात कही जा रही है कि हम वही एक्सपेक्ट करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें फायदा या होता हुआ दिख रहा हो या भविष्य में फायदे की उम्मीद हो। बिल्कुल ठीक बात है। एनजीओज के बारे में अगर शुरुआत यहीं से की जाए तो अमित सर की बात को मैं उलट दूं, थोड़े से एनजीओज बहुत अच्छा काम करते हैं और ज्यादातर एनजीओज खराब काम करते हैं या काम नहीं करते। ये उल्टा क्रम है जो मेरा अब तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है बाकी लोगों का अनुभव बहुत अलग हो। बाकी मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि एनजीओ को 100% नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना चाहिए। देखिए, बिजनेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा और बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है, एनजीओ को पूरी तरीके से बिजनेस ना भी माना जाए तो भी जो एनजीओ अपना लेबर लगाता है उन प्रोजेक्ट्स के पीछे जिनको वो हैंडल करते हैं, उनके लिए उन्हें फायदा चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि उस फायदे को कम से कम करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि मैं इतना आइडियल नहीं हूँ कि मैं मान के चलूं कि 20 लाख रुपया अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए मिला है तो वो 20 लाख लग जाए। मिनिमम प्रॉफिट निकालने के बाद उस प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए, ये पहली एक बात जो मुझे कहनी थी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा ओपनिंग रिमार्क्स के रूप में, जो बात अभी तक हो रही है या शायद इस प्रोग्राम में आगे चलकर होगी, वो ये कि हम अगर राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या इसी तरीके के किसी भी फैक्ट से जुड़े हुए, इसी भी तरीके के किसी फील्ड में जुड़े हुए एनजीओ की बात करें, अगर केवल पीडब्ल्यूडी के लिए जो एनजीओ काम करते हैं, तो सॉरी लेकिन एक लाइन में मेरा रिमार्क यही होगा कि कुछ एनजीओ बंद हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके काम करने का कोई मतलब नहीं है। 20 प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे आसपास बहुत सारे लोग एनजीओ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी एनजीओ का, लेकिन वो लोग प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट का कितना पैसा आया मैं नहीं चाहता, अगर मैं इतना एक्सपेक्ट ना भी करूं कि वो पूरा बजट बताएं कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, तो कम से कम उनको उस प्रोजेक्ट का जिसके लिए उन्होंने पैसा लिया है, कम से कम अपने वेबसाइट पर एक आउटकम या जो भी उस प्रोजेक्ट से निकल के आया, क्या ऐसा कोई रिसर्च अपलोड नहीं किया जा सकता? ये मुझे लगता है कि बड़ी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है मेरी, जिसके सहारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम एनजीओज इस तरीके के काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई होप
I strongly feel some of the NGOs people will be listening you very carefully. जी, बट साहब अब हम चैनल एक प्रॉपर चैनल के थ्रू डिस्कशन को लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर देते हैं सबसे पहले एजुकेशन फील्ड में एक्सपेक्टेशंस की। स्कूल्स में जो हमारे जो स्पेशल स्कूल्स है जो एनजीओ चलाती हैं वहां पर क्या कमियां है, क्या बेहतर होने की जरूरत है? देखिए दानिश भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है और शिथिल है एनजीओ तो एक्टिव होने की जरूरत है, उस पर मैं अब तीसरा बिंदु और ये जोड़ देता हूं कि उनको अपने कार्यकुशलता और कैपेबिलिटी यानी कि क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। आशु ने बिल्कुल सही कहा कि कम एनजीओज हैं जो कि सही तरीके से काम कर रही हैं और इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर की जो तथाकथित एनजीओ हैं, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से अभी एक्टिवली काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसको सो कॉल्ड या तथाकथित ही कहना उचित होगा। जो इंटीरियर एरियाज हैं या जो ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां के चाहे वो दृष्टिहीन लोग हों या चाहे पीपल विद अदर डिसेबिलिटीज हों, या बात केवल डिसेबिलिटी की नहीं है, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं या जो भुक्तभोगी हैं, जो किसी ना किसी तरह से पीड़ित लोग हैं, पीड़ित वर्ग तक दरअसल राष्ट्रीय स्तर की एनजीओ आज तक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सही मायनों में नहीं पहुंच पा रही है। यही कारण है कि आजादी के 65 साल के बाद भी, लगभग 60-65 साल का जो समय हमने बिताया है, उसमें अभी भी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी कमी ये मानता हूं कि जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली में आप देखेंगे कि एक से एक नामी ग्रामी एनजीओज हैं। कॉन्फ्रेंस आप कराते हैं तो नई दिल्ली में कराते हैं। आपने से एवरीथिंग ग्रुप का नाम लिया जिसका मैं स्वयं मॉडरेटर हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में इसकी कोई गतिविधि नहीं करा रहा हूं, क्योंकि गतिविधि आपको उन क्षेत्रों में नहीं करानी चाहिए जहां लोग पहले से ही, आप खाए हुए को क्या खिलाएंगे, भूखे को देने की आवश्यकता है। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में है। बहुत से मेरी लोगों से बात होती है, अभी भी स्थिति बड़ी खराब है। जो रिमोट एरियाज हैं वहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है। बहुत से, अच्छा आप देखेंगे कि शहर में बहुत से लोगों को मालूम है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्या स्कोप है, उसको पढ़ाई करनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 50% से ज्यादा गांव अभी भी ऐसे हैं जहां की उनको मालूम ही नहीं है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान जो है वो पढ़ भी सकता है। उनके लिए ब्रेल लिपि में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत दूर की बात है उनके लिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जैसा एक बार फिर से जैसे आशु ने कहा कि भाई बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दिखा दिए जाते हैं और वो प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं किए जाते हैं। बात वही ट्रांसपेरेंट के बिंदु पे आ गई है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि भाई ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। तो और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि देखिए आप फ्री में आप काम नहीं कर सकते। अगर मैं कल के दिन एक एनजीओ खोलता हूं तो मुझे वहां पे सैलरीड लोगों को देनी होगी। सैलरीड होना या अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटना ये कोई गलत कार्य नहीं है। आप फ्री में आप जो है वो वेलफेयर का काम लंबे समय तक नहीं कर सकते। वॉलंटरी बेस पे आप मेरी मदद हमेशा नहीं कर पाएंगे, आपको अपने जीवन व्यापन के लिए भी कुछ करना होगा। लेकिन ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ये बहुत बड़ी स्थिति खराब ये देखी गई कि प्रोजेक्ट हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट लोगों ने तैयार नहीं किए, तमाम प्रोजेक्ट उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन वही पारदर्शिता का अभाव है। उनका उस पैसे का दरअसल क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गहन चिंतन की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि आज भी अगर मैं खुद क्योंकि ब्लाइंड हूं, तो आज भी अगर आप 2-3 ब्लाइंड संस्थाओं को छोड़ दें, ज्यादातर भारतवर्ष की जो ब्लाइंड संस्थाएं हैं वो पुराने ढर्रे पर आधारित शिक्षा का कहना चाहिए कि वो पालन कर रही हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए गांव के लड़के या लड़की को उठ करके भी नई दिल्ली आना पड़ता है या फिर ज्यादा से ज्यादा मुंबई जाना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अलावा, दिल्ली में कुछ संस्थाएं हैं, नाम नहीं लूंगा चाहे वो बुरी हैं या अच्छी हैं, दिल्ली की कुछ नामी ग्रामी संस्थाएं हैं जो वाकई कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप उन 2 संस्थाओं के अलावा, मुझे पहले तो एक मैं कहूंगा लेकिन फिर भी कहें तो ज्यादा से ज्यादा 2 संस्थाओं के अलावा मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ऐसी संस्था है जो दृष्टिहीनों को बहुत अच्छी कंप्यूटर एजुकेशन दे रही है? नहीं दे रही है, जबकि ये काम बखूबी हो सकता है। तो कुछ अड़चन है शिक्षा के क्षेत्र में। जी आपके मैंने कमेंट ले लिए। नाउ एनजीओस पीपल, इफ यू आर लिसनिंग दिस प्रोग्राम, काइंडली wake up and start working in the village area. This program is specially for you to realize what we want, what we expect. Yes, Balanagandhan, the same point I want to discuss with you. See, there is a development in the cities, in the posh area, the urban area.
now we cannot say that there is a money problem with the NGOs. They are investing a lot. What do you feel why they did not reach to the village areas? What are the basic reasons? And do you feel even in the cities or the posh areas, whatever the good schools we have, do you think the infrastructure and the other things are fine there? First of all, education in terms of the people or the persons with disability, it's still standing at bay. Because even in the year 1999, I'm talking about 1999, then we can reflect about 2014. In 1999, Abiti has concluded a research. It says, after the passage of the Persons with Disabilities Act of 1995, the targeted achievement, the task that has been framed to achieve in terms of providing education to the persons with disabilities, which includes all sorts of disabilities mentioned in the Act, was 13% lesser than what has been framed. There itself it shows, not only in village, not only in cities, as of now government has come forward. In terms of civil society's role, what I feel the most is to have and to play the role as a bridge between the government and the persons with disability to ensure that the education is accessible and which is approachable to the persons with disability and which is provided by the government. For example, if you take in 10th standards or in 12th standard or in colleges, whenever we have the scientific oriented subjects, in some states you have science till 10th standard, where the sighted students have the practical work and the visually impaired or the people with persons with disabilities have no such thing. The 10 marks has been gone. You know how it comes. So there itself it proves it decreases your socialization because it creates a defamed face value among the core students on the disabled people. This is what the NGOs has to play. Nowadays, provision of education is in government hands. They are doing pretty well as that of the NGOs that have taken steps to provide education. This is what I feel. In terms of infrastructure, you asked, the final point. Cities and rural, you have 4 P's in terms of promotion. Place, price, product, and the people. In terms of place, they can say many disadvantages as even government is unable to reach some of the rural areas. And in terms of product, price, and the people, there is the lagging behind in terms of the performance of the NGOs, as the benefactors are designing some expectations which is not capable enough to meet the expectations of the beneficiary. Yes. Okay. प्रिया जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा फीमेल वीमेन सेफ्टी को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कोई ऐसी एनजीओ कोई एक जो वीमेन सेफ्टी के लिए काम कर रहा है या वीमेन को एजुकेशन प्रोवाइड कराने में या वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर आज तक के लाइफ में आप खुश हैं किसी से कोई काम कर रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं यूजुअली औरतों की? विमेन सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं थोड़ा और वो एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा बात कर सकती हूँ? गो अहेड प्लीज. ओके. जैसे सबने कहा, आई टोटली एग्री विद ऑल ऑफ देम. जैसे रूरल एरियाज में लैक ऑफ अवेयरनेस है और इवन थ्रू एलवी प्रसाद सीबीआर वर्क जैसे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन वर्क होता है, तो people from our rehabilitation department go and visit there and do all the rehabilitation, like provide the rehabilitation services and all. And we have realized कि वहाँ पे बच्चे पढ़ना तो चाहते, पेरेंट्स बच्चों को पढ़ना तो भेजना चाहते, बट दे डोंट नो कि ब्रेल है या फिर दे कैन एक्चुअली दे थिंक कि नहीं बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते बिकॉज उनको दिखता नहीं है, कुछ अवेयरनेस नहीं है, कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं है. तो जब उन्हें बताया जाता है स्पेशल स्कूल्स के बारे में और ब्रेल के बारे में कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन बी एजुकेटेड जस्ट लाइक अ नॉर्मल साइटेड, पेरेंट्स आर रियली विलिंग टू सेंड दोज चिल्ड्रन टू स्पेशल स्कूल्स. एंड अदर देन दो स्पेशल स्कूल्स ऑल्सो मैं कहना चाहूंगी कि एनजीओज जरूर इस चीज में भी काम कर, दे कैन, वन एक्सपेक्टेशन इज इवन इन द नॉर्मल स्कूल्स, I mean sorry, the other schools, what do you say, inclusive schools बोलेंगे, तो उसमें भी
क्या बोलते हैं, जरूर फैसिलिटीज होना चाहिए कि विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, एवरीबडी शुड बी एबल टू come and learn. There should be facilities like braille and special teachers, special educators in every school, I feel. Not every school may not be possible, at least most of the schools. Okay, just because of that, many times what happens, even in those schools when a disabled person goes there, teachers or principal, they are reluctant to take the student. One is that about the education. I'm sorry, वो आपने मेरे को दूसरा सवाल पूछा था. No, go ahead, no problem जी. Yeah, तो women's safety का मैं एक चीज मुझे लगता है कि जैसे mobility for a visually impaired woman, mobility में बहुत problem होता है. I mean just not for women. I mean for a man, for a woman as well. Mobility is a big hurdle. Like, unless a person is really, confident after going through mobility training and they are really confident, even if they are totally blind, to go on their own, to catch a bus and go, many of them, they find it's like a big challenge for them to go to a college or even to be able to work. Mobility is a big challenge. And I feel one of the things the NGOs can work towards is, if पता नहीं ये आइडिया कैसा है, लेकिन like if cabs can be arranged in different cities with a woman driver, and it will be very, and it should be specifically for the disabled people, for women, so that will be a great help. And if some funds can be organized for that, and even visually impaired people may be ready to contribute to that, but at least if that facility is provided, then it will solve a big problem of women going in public transport. जी, यही क्वेश्चन हम स्वाति जी से भी जानना चाहेंगे. Swati ji, the same question, what are the problems of females and what you expect? Danish, I just wanted to add to that. Sorry Danish, I just want to add to that. Like, see, मैं भी visually impaired हूँ, लेकिन मैं अभी ऑटो में जाती हूँ अप एंड डाउन, और मुझे बहुत ही पैसा देना पड़ता है ऑटो के लिए, क्योंकि मेरा वर्क प्लेस बहुत दूर है. जबकि मैं सोच रही थी, मुझे कैब में भी अगर मुझे जाना है या बस में जाना है, आई एम रियली हेसिटेंट बिकॉज माई आईसाइट इज वेरी लो, and even to go in a cab, I am afraid, because if I use a cane and go, people will realize कि first of all I'm a lady, and that too I'm using a cane. They'll easily realize क्योंकि I'm visually impaired, तो double risk हो जाता है मुझे. तो बढ़िया ना, आप स्टिक लेके चले, उनको पता लग जाए, they will help you out. They'll help me out, yes, but at the same time I know कैसे लोग हैं, आपको पता है पूरा न्यूज में जो आ रहा है, तो आई नो कि दूसरा डिसएडवांटेज भी है, कैसे नजरों से देखते हैं, और ऊपर से विजुअली इम्पेयर्ड है तो और भी अच्छा है, तो इसका एडवांटेज लिया जा सकता है. तो वो I got your point. Mobility problem and the sexual assault abuse you are saying here, ये वो एक बड़ी प्रॉब्लम है. स्वाति जी, जो रहता women are the cab drivers and it's only for women, then definitely confidently I would go, जी, आई गॉट योर पॉइंट्स. जी स्वाति जी, थोड़ा सा आपका भी चाहेंगे. जो आपने आज तक स्टडी की है, जो आप किससे स्टडी करके आई हैं, जो आपने अभी तक आप अचीवमेंट हासिल की है, तो एनजीओ का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें? किसी ने आपको प्रॉपर गाइड किया है, जहाँ ज्यादा सेल्फ आपने अपने खुद मेंटेन किया है? दानिश, मैं इसके पहले 3 पॉइंट्स और बोलना चाहती थी, तो मैं गो हेड कि पहले सबसे पहले मैं अपने जो मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला था, एनजीओस शुड वर्क एज नॉन प्रॉफिट, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे. और लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ डिबेट, इट इज अ डिस्कशन. या जस्ट दैट्स आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट डिबेटिंग विद एनीवन, नॉट आर्ग्यूइंग, जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डजंट मीन दैट वी विल आस्क पीपल टू वर्क फ्रीली फॉर देम विदाउट पेइंग एनी सैलरी टू देम, नथिंग. जब कोई प्रोजेक्ट होता है, कभी भी किसी प्रोजेक्ट में काम होता है, तो उसकी सारी कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है. वो इनफैक्ट इवन वो सैलरी भी है, अगर हमें किसी को सैलरी पे करना है
तो दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इटसेल्फ। हम ये नहीं बोल रहे कि अपनी कोई भी एनजीओ पे काम कर रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट से पैसे लेके काम कर रहा है, कहीं से भी काम कर रहा है, तो लोगों से फ्री में काम कराए। दैट आई नेवर मेंट दैट, सेइंग दैट इवन इफ आई से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई नेवर मीन टू से दैट वो फ्री में काम करे कोई भी। और एनजीओ को डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट, इट शुड नॉट बी कि मेरा वहां पे नॉन प्रॉफिट से मतलब ये नहीं था कि कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं करे, प्रॉफिट बिल्कुल अर्न करिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए उस पर। ये नहीं कि सब अपनी अपनी जेबें ही भरे जा रहे हैं, प्रॉफिट जो एनजीओ है उसकी जेब में कुछ भी नहीं जा रहा है। एंड सेकेंडली मैं ये विमेन एम्पावरमेंट पे एक चीज करना चाहूंगी कि मैंने जो अभी तक एजुकेशन करी है, मैंने अपने जो प्लेसमेंट्स में देखा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये देखी है कि जब भी किसी डिसेबल के साथ, डिसेबल स्पेशली एबल्ड अगर आप बोलना चाहो, अगर ऐसी लड़की के साथ अगर कोई मतलब ऐसे सेक्सुअली अब्यूज या ऐसा कुछ होता भी है, तो पीपल आर नॉट एग्री टू टेक इट एज अ सेक्सुअल अब्यूज। उनको ये लगता है कि अरे ये तो उसकी मदद कर रहा था, उसने इसलिए यहाँ पे उसको टच किया या फिर वहां पे टच किया या फिर ऐसा किया, तो ये सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, ये तो मतलब एक उसका हेल्पिंग जेस्चर था। तो मुझे मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो साइटेड लोग हैं या फिर जो नॉन डिसेबल्ड जो पॉपुलेशन है, वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती है कि जो डिसेबल्ड लोग होंगे उनके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है और उनके साथ बहुत इजीली कर दिया जाता है इसकी गाइज में कि इनकी हेल्प कर रहे हैं हम। मैंने एक्चुअली ऐसा बहुत बार फेस किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने ट्रैवल करते टाइम मैंने अपने प्लेसमेंट्स में बहुत जगहों पर ये चीज फेस करी है और मैंने लोगों से बोला था उद्देश्य कि नहीं वो तो तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे इसीलिए ऐसा हो गया होगा, बट आई नो दैट वाज नॉट अ हेल्प। बिकॉज आप अगर जब किसी की हेल्प करी जाती है वो जेस्चर अलग समझ में आता है, और जब हेल्प नहीं करी जाती, जब अब्यूज किया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट जेस्चर इटसेल्फ। तो मुझे ये लगता है कि इस एरिया में बहुत वर्क करने की जरूरत है, मतलब बहुत काम किया जा सकता है। जी, इसके अलावा लड़कियों की कोई एक्सपेक्टेशन कुछ और जो आपको लगती हैं जहाँ पे बहुत वीक है अभी तक फीमेल सेक्शन, स्पेशली डिसेबिलिटी के अंदर? एक मोबिलिटी वाला पोर्शन जो प्रिया जी ने कवर कर लिया है, तो फिर मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। तो मेरा मेजर कंसर्न एक ये बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि अगर आप कभी कहीं जाओगे किसी को अगर हम जैसे हर किसी भी इंस्टीट्यूट में वो सोशल सेल्स बनाए जाते हैं आजकल, अगर आप वहां पे भी कंप्लेंट लेकर जाओगे ना, तो वहां पे फिर आपको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा, कोई नहीं होता है जो आपको बात स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ब्लाइंड पीपल, देयर इज नन ऑर्गेनाइजेशन who will help you out, who will listen you. Even our NAB is totally, they are really blind. They are deaf and blind. Well, I will come on that point as well. आशु जी, हमने अब लड़कियों की बात की, एजुकेशन की बात की, अब आपसे जानना चाहता हूँ युवाओं की क्या समस्या रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन है? लड़कों को कुछ रहती है जहाँ वो कर लेते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, दे डोंट बिलीव इन एनजीओज? देखिए, लड़कियां भी युवा हैं और लड़के भी युवा हैं। एजुकेशन भी लड़कों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए। मोबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसा कि कहा गया एक मेजर इशू है सबके मामले में। जो अभी बात की रही थी कि बड़े बड़े शहरों में कैब्स चला दिए जाएं, उनके लिए मैं काश से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस बोल दूं और मुझे लगता है कि ये बात खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद युवाओं से जुड़ी हुई देखिए दो तीन बातें आप प्रॉपर अगर केवल यूथ के मामले में पूछ रहे हैं तो मैं तीनों चीजों से रिलेटेड बात करूंगा। पहली बात ये कि एनजीओज तो बन रहे हैं पर उनका डायरेक्ट कांटेक्ट, पहली बात तो ये कि कोई भी एनजीओ जो हमारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं, आज उनका एक बड़ा मकसद ये नहीं है कि वो क्या काम करना चाहते हैं, मकसद ये है कि कितने ज्यादा से ज्यादा कामों में वो हाथ डालकर पैसा निकाल सकते हैं। सॉरी अगर किसी को हर्ट हो तो। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। दूसरी एक और बात, इसके कारण से होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है लोगों से वो उन एनजीओज का खत्म हो जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जब नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं बताऊं वहां पे एक एनजीओ ने दिखाया कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी बना रहे हैं यूथ के लिए।
उसमें उस असिस्टिव टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी एक प्रोजेक्ट से ऐड लिया और यूथ के लिए एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर। अब वो पासवर्ड मैनेजर करता क्या है कि अगर हम अपने किसी डिवाइस में उसको प्लग इन करते हैं तो उसके बाद वो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं सबके पासवर्ड वो अपने डेटाबेस में इकट्ठा रखेगा ताकि हमको बार बार पासवर्ड ना याद रखने पड़े। मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी होगी कि ये प्रोजेक्ट पास भी हो गया, क्योंकि आज ऑनलाइन कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब से 700 पासवर्ड मैनेजर अवेलेबल हैं, जिसमें से कम 15, 20, 25 एक्सेसिबल भी हैं। तो क्यों इस काम के पीछे जो भी 5 लाख 10 लाख रुपया उन्होंने लिया होगा, आई डोंट नो क्या लिया, तो वो पैसा कहाँ से गया? एक डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने से एक ये बड़ी समस्या आती है। दूसरी चीज ये कि यूथ से मेरा मतलब उसी यूथ से नहीं है। अमित सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि जो दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं वहां तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बाकी रूरल एरियाज के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊं। आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, एजुकेशन में आजकल 2-3 तरह के प्रोजेक्ट्स आमतौर पर एनजीओ ले रहे हैं। पहला ये पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने का, दूसरा ये बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का, तीसरा डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करने का। अब इस सब के लिए किया क्या जाए? तो एक जो एनजीओ है उन्होंने क्या किया कि इस सब के लिए कॉमन रास्ता निकाला, क्योंकि रूरल एरिया में जाके काम करेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, जाहिर सी बात है, उनको थोड़ी धूप झेलनी पड़ेगी, थोड़ा कभी बारिश भी होगी, कभी गाँव में रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि चलो जी एक हेल्प डेस्क बना देते हैं। अब वो हेल्प डेस्क के लिए आपके हेल्प डेस्क में कितने लोग कॉल करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपके एनजीओ की पॉपुलैरिटी कितनी है। वो पॉपुलैरिटी तभी पैदा होगी जब आप लोगों के बीच में जाएंगे। तो लोगों से जो दूरी है ये एक बड़ा कारण है यूथ के लिए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी निराशा इसीलिए होती है। हम जो भी कन्वेंशन करते हैं या कुछ भी, अभी एक कन्वेंशन हुआ था पिछले साल, तो उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के मसले पर एक बड़ी डिबेट हुई कि जिन्होंने 500 रुपए पे किए, 500 रुपए कम थे या ज्यादा। तो एक एनजीओ के मुखिया थे, वो कह रहे थे कि कई लोग ऐसे थे जो आए और उन्होंने खाना ठूसा और बिना रजिस्ट्रेशन कराए चले गए। हिंदी में कह रहा हूँ, उन्होंने गॉबल्ड, अंग्रेजी का बहुत कॉमन शब्द है, आप जानते होंगे, उसका यूज किया। तो आप इससे मेंटालिटी समझने की कोशिश करिए। युवाओं में एक गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो भी कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमसे एक बार तो पूछिए कि हमें क्या चाहिए। जबरदस्ती आप हमें कुछ भी नहीं दे सकते और इसीलिए हम नहीं लेंगे जो भी आप देना चाहें। और हमारा अगर कहीं ना कहीं से पैसा या हमारे रिसोर्सेज यूज होंगे तो हम जहां मौका मिलेगा आवाज उठाएंगे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल आशु जी आपका पॉइंट है। और मैं आपको एक बताता चलूं साथ साथ में एक एग्जांपल। दिल्ली में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। 20 बच्चों का बैच चाहिए, 14 बच्चे हुए हैं, 6 बच्चे नहीं मिल रहे। दिल्ली में बच्चे ही नहीं है, वो सभी कंप्यूटर कर करके थक गए हैं। उसके बावजूद भी वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहीं और कहीं जाके नहीं किया जा सकता। देखा मैंने, बड़े बड़े मेल्स आ रहे हैं, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बड़ी हैं। जी देखेंगे मेलिंग लिस्ट में बड़ी बहस चल रही है। उनसे कहिए कि एक ऐसा ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बार कृपा करके किसी रूरल एरिया में चला लें। मैं नहीं कहता बिहार जाने के लिए या झारखंड जाएं, हरियाणा में ही शुरू कर लेते तो शायद उन्हें चैलेंजेस समझ में आते कि क्या करना पड़ेगा। और वहाँ की शर्त ये है कि ट्रेंड बच्चे हमारे पास आएंगे। भाई ट्रेंड बंदे को क्या स्किल दोगे आप? एनजीओज वालों जागो। यू आर हियरिंग नाउ पीपल व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अमित भट्ट सर, नाउ आई वांट योर रियली अटेंशन। आई नो यू विल स्पीक विदाउट एनी फियर एंड क्लियरली। अगर कोई एनजीओ है, ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स काफी आ रही हैं। लड़कियों की सेफ्टी नहीं है, मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम गवर्नमेंट से बहुत कुछ उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन हमारी अपनी एनजीओज में ही न खाना अच्छा मिलता है। तो इतनी प्रॉब्लम्स तो है ऑलरेडी। कोई एक का मैं ये भी पूछूंगा कि एक अच्छा काम कौन सा किया, वो बाद में। वेल अमित सर ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल एक नेशनल लेवल की कोई हमारी एनजीओ है, ठीक है,
वो हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, और हम वो जिस काम के लिए बनी है उसका ऊपर काम नहीं हो रहा, तो हम वहां पर आवाज उठाना चाहते हैं, तो क्या वो हमारी आवाज सुनेंगे? आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है, और इस पर मैं एनजीओ को नहीं बल्कि दूसरे जो हमारे खास तौर पर जो सरकार है उसको दोषी मानता हूं। दरअसल एनजीओ के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो ये है कि एनजीओ के अगर आप काम से संतुष्ट नहीं हो तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो, ना कानूनी तौर पर। मॉरल वैल्यूज तो आज की वो यथार्थवादी नहीं रही हैं, बात यथार्थवादी होनी चाहिए। आदर्शवाद से आजकल कुछ नहीं होता, ये कलयुग का समय है। खैर ये फिर मसला दूसरा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं एनजीओ के संदर्भ में अब तक 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाल चुका हूं, 2 पर और डालना चाहूंगा आपके ही प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए। एक, एनजीओ का आचरण, यानी कि उनका व्यवहार, उनका एटीट्यूड, जो समझ में आता है मुझे। जो एनजीओ का जो उपयोग करने वाले जो हमारे जो एंड यूजर्स हैं, वो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गई, या ऐसे लोग जो एनजीओ से जो लाभार्थी हैं, वो लोग बहुत सी एनजीओ के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। अब आशु जी सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे थे, उसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अगर कोई एनजीओ हम लोगों से सही व्यवहार या सही आचरण नहीं कर रहा है तो ये पता लगता है कि वहां सही तरीके से सेंसिटाइजेशन, वो खुद ही सेंसिटाइज्ड नहीं है तो दूसरों को कैसे सेंसिटाइज करेंगे। 5वां जो 4 पॉइंट हो गए अब तक, शुरू से लेके अब तक, 5वां जो बिंदु है वो है कंसिस्टेंसी का, यानी कि निरंतरता का। एनजीओ में निरंतरता का अभाव है। अब जो आपका मूल प्रश्न है उसके आधार पर होना ये चाहिए था। मुझे आश्चर्य होता है, हालांकि ये दूसरा विषय है, कि ऐसे बड़े क्रांतिकारी लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे, वो भी इस पक्ष में नहीं थे। ये घोर आश्चर्य है। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि एनजीओ जैसी जो कोई एक चीज है, जो एक संगठन है, उसको आरटीआई, यदि आरटीआई नहीं तो फिर आरटीआई के ही समकक्ष किसी कानून के दायरे में लाया जाए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक समूह या संगठन या दल क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनकी अपनी बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, और यही कारण है कि वो इस मुद्दे पर चुप्पी जो है लगाए बैठे हैं। तो आप आवाज नहीं उठा सकते हो, ये मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर कोई एनजीओ काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी इस तरह की ऑडिटिंग नहीं होती है। सोशल ऑडिट उनकी किस हद तक हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि एनजीओ की सोशल ऑडिटिंग होती है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उसकी कोई भी रिपोर्ट कहीं पे पढ़ने में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि आपका जो प्रश्न है ये सही मायनों में प्रश्न सरकारी लोगों से होना चाहिए कि क्या एक ऐसे कानून को लाने की आवश्यकता है जिसके तहत ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि कोई एनजीओ दरअसल जो उनको फंड दिए जा रहे हैं वो उसका किस तरीके से यूज कर रही है। अंतिम बात इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि 1995 का एक उदाहरण के तौर पर इस बात को मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष। 1995 यानी 1995 का जो बहुचर्चित पीडब्ल्यू एक्ट रहा है, 2011 तक वो यूं ही पड़ा रहा। एनजीओ ने हल्के फुल्के से तथाकथित प्रयास किए होंगे, लेकिन आप समझिए इस चीज को, 1995 के एक्ट में जो बीमारियां या खामियां थी वो 1995 में पारित होने के बाद ही एनजीओ को या लोगों को समझ में आ गई थी। फिर क्या कारण था कि उसको 2011 तक उन बुराइयों के साथ रहना पड़ा और उस पर आगे कोई भी जो है वो सुधार कार्य नहीं किए गए। दरअसल वही जो मैं आपको बिंदु बता रहा था कि एनजीओ में कंसिस्टेंसीज का अभाव है। फिर मैं कहूंगा कि एनजीओ का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजकल की एनजीओ जो बहुत सक्रिय अपने आप को बताती हैं, वो पिछले कुछ वर्षों से पार्लियामेंट के आगे कुछ लोगों को इकट्ठा करती हैं, उसके बाद उनको आश्वासन, पता नहीं क्या राजनीतिक आश्वासन दिया जाता है, फिर उसमें एक गैप आ जाता है, फिर उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, ना तो मेरे पास, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, ना तो मेरे पास समय है और ना ही मैं इन सब गतिविधियों का समर्थक हूँ। फिर उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर वहां पर वो खाना वाना बटोर करके दे दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये कोई रीजन नहीं है, ये मात्र जो है एक ड्रामा है, इस नाटक से कुछ होने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज को साथ में रहते हुए और साथ में जमीन से भी जुड़े, अगर आपको जुलूस या जलसा निकालना है सरकार के खिलाफ,
तो आप फिर चुप मत बैठिए। पहले के जो आंदोलनकारी लोग बताते हैं 70 और 80 के दशक में, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, कि उस समय जो आंदोलन होते थे, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड के हों या पर्सन विद अदर डिसेबिलिटीज के हों, उसमें एक निरंतरता होती थी। महीनों तक वो लोग चुप नहीं बैठते थे जब तक कुछ हासिल ना हो जाए। आप देखिए, आज 2 दिन के लिए होता है, उसके बाद उन्हें कुछ आश्वासन दिया जाता है, फिर एक लंबा गैप आ जाता है। तो ये निरंतरता भी आनी चाहिए और एक ऐसा ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है जो अब तक नहीं है। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूंगा, जो कि एनजीओ से ये जवाबदेही प्राप्त की जा सके कि दरअसल वो कर क्या रही। जी, मोटा मोटा आप कह रहे हो कि एवरी एनजीओ हैज सम स्पून्स हु आर advocating them whether they are wrong or right, and the right person have no time to go with them. Now they are capable, they can do themselves whatever they want. Wala, do you think in the NGOs man investment is utilized, capitalized properly? I have seen some school, if I quote, there is a school in Punjab, Patiala, when it opens, 5 teachers, 3 children. There will be much more. Actually, this is a very good question that can be put in. Even I would like to widen the borders of manpower utilization from both the perspective, in terms of the benefactors and in terms of the beneficiaries. Most of the time, the manpower investment has been poor. The result shows. Even the World Health Organization, let me take the example. Actually, this I have been anticipating to hear from my respected panelists, but now I feel that it's time for me to quote. First and foremost, the NGOs who are working for us, of us, or made to work by us, haven't invested their manpower to find how many of them are alive in the country. I'm talking about the statistical representations. So when your manpower, in terms of beneficiaries, you're 100% out of the game, because you don't know how many of what's your statistics. Then how can you calculate the beneficiaries? First thing, in terms of benefactors, especially if you take the disability sector, I would like to term it as a sector, as the non-governmental organizations were organized enough to make it as a sector. In terms of the benefactors, this is the only sector, according to my awareness, even if you don't know the basic knowledge about disability, you can become a well-versed personality through NGOs. I have seen many. Let me put you a point. Some of our respected NGO pioneers or founders may be angry at me as of now, but this is true. Many of us might have heard the software called IITM, Long Land Editor, which has been created by one of the NGOs here in Chennai and sold all over the world, and which has been created by the retired IPS officer. But it is the most horrible thing. You cannot install. The software is made for the visually impaired, but the visually impaired cannot install. This is what the position. You can find now in all cases, either in school or in industries or in social counseling or in law and governance of the NGOs. We are yet to reach to the status of advocacy, though some NGOs are using these terms nowadays. Advocacy, I don't find any sort of advocacy nowadays. So, in terms of manpower investment, we are still underdeveloped. And your people, you have to answer a lot next week. Here are the questions I am collecting. जी प्रिया जी, आपसे अब जानना चाहूंगा फीमेल्स को लेके एक सवाल है सवाती जी से। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, फिर क्लोजिंग कमेंट भी लेने हैं। अच्छा, फीमेल की 2 प्रॉब्लम और हैं, एक मैरिज और जो ओल्ड हमारी फीमेल्स हैं जो मैरिज नहीं कर पाती हैं और घर से भी जिनको ज्यादा, उनके लिए ओल्ड होम। तो इसमें और आप लोगों का, उससे पहले मैं भट्ट साहब वाली बात को थोड़ा सा, आप लोगों का कांटेक्ट हो जाता है, लोग आपको ब्लाइंड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोगों को भी मिलने से, जो फीमेल्स है उनको भी प्रॉब्लम आती है उनसे मिलने में? और इन प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन नहीं समझी। मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। मतलब मैरिज ये एक प्रॉब्लम बन रही है, इसमें आप चाहती हैं कि कोई एनजीओज हेल्प करे, कोई हमारा डिसेबल का कोई मैट्रिमोनियल होना चाहिए जिसमें वो कोई फैसिलिटी दी जाए, वहां पे अरेंज किए जाए मैरिज ब्यूरो, सिंपली मैरिज ब्यूरो। हाँ जरूर।
देखिए मैरिज ब्यूरो तो फिर भी बाद में उसका बेसिक जो एजुकेशन के एरिया में या फिर प्लेसमेंट के एरिया में ही मैं बहुत बहुत ही कम, कुछ भी हार्डली एनीथिंग हो रहा है। मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उस एरिया में ही एनजीओ हाँ वो तो हमने क्वेश्चन ले लिया ना, एजुकेशन से हमने आपका क्वेश्चन ले लिया। जी जी, तो वही मैं बोल रही हूँ, जब इतना इम्पोर्टेंट वाला में ही नहीं हो रहा उसके बाद भी, जैसे मैरिज में, तो मैरिज मुझे लग रहा है मैंने हार्डली सुना है कि कोई प्रॉपर मैरिज ब्यूरो है, वेदर मैन और वुमन हुज विजुअली इम्पेयर्ड, उसके लिए तो मैंने हार्डली कोई मैरिज ब्यूरो सुना है एनजीओ की तरफ से कि इस एरिया में कुछ काम हो रहा है। होना चाहिए और जी हाँ, और मेरा शो सुनते सुनते आधी एनजीओ वालों ने अपनी प्लेलिस्ट बंद कर दी होगी, आई गारंटी यू। जो सुन रहे होंगे उन आधों ने बंद कर दी होगी, ये क्या हो रहा है जी। गो अहेड। और जस्ट नॉट जस्ट मैरिज, इवन मैरिज के बाद जो बहुत सारे अब्यूज हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। एक विजुअली इम्पेयर्ड लेडी है जो मैरिज के बाद बहुत अब्यूज उसने फेस किया है और उसके बाद सेपरेट हो गई है, लेकिन उसके उनके जो फैमिलीज हैं, जो फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है कि वो जाके डिवोर्स के लिए अप्लाई करे या कस्टडी के लिए अप्लाई करे, क्योंकि ये कह के कि तुम तो ब्लाइंड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, तुम्हें कस्टडी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हस्बैंड आके मतलब ये बोलेगा ये तो ब्लाइंड है, इसको कस्टडी मतलब बच्चे का कस्टडी इसको क्यों दे आप। तो वैसा कोई प्रॉपर लॉ भी नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड वुमन के लिए जो बना हो इस एरिया में। तो मैरिज के बाद भी जो प्रोटेक्शन रहना चाहिए और उस तरह का लीगल प्रॉपर राइट लॉ कुछ एडवोकेसी में भी नहीं हो रहा जी। मैं स्वाति, अभी टाइम कम है, स्वाति जी पे आता हूँ। तो वो उस वजह से जी मैंने आपका पॉइंट ले लिया प्रिया जी, अभी टाइम कम है, मैं शॉर्टली फिर से आऊंगा आपके पास। जी स्वाति जी अभी जल्दी जल्दी मुझे बताइए, जो ओल्ड होम मैरिज प्रॉब्लम और प्लेसमेंट फॉर द फीमेल, ये जल्दी से आपकी चाहूंगे, इसमें कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस है, कुछ हो रहा है? आर यू सेटिस्फाइड? मैं मैरिज वाले पॉइंट पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बिकॉज हमारा बेसिक जो है, अगर आप फीमेल्स को वैसे ही डेवलप कर दो, वैसे ही उनको वो अच्छे से आगे आने लगे, सोशल सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाएं, तो आई थिंक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैरिज की। मैरिज की प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे लड़कियां एकदम अनकेपेबल हो जाती है, इनकेपेबल हो जाती है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ना उनके पास एजुकेशन है, ना वो कुछ सकती है, ना घर का काम सीख पा रही है, क्योंकि उनके पास उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, मैरिज के लिए के क्षेत्र में क्या एनजीओज काम कर सकती हैं फीमेल, कि उनको हाउस होल्ड वर्क अच्छे से सिखाया जाए, हाउस होल्ड काम कैसे होता है, बच्चों का ध्यान रखना या फिर नॉर्मल खाना भी बनाना, ये सब काम अगर एनजीओ सिखा सके तो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होगा फीमेल्स को। क्योंकि हम यहाँ पे जैसे मैं अपनी बात करूँ या फिर बहुत सारे और भी लोगों की बात करूँ, पढ़ लिख जाते हैं हम, लेकिन हम क्योंकि फैमिली हमको किचन में जाना ज्यादा अलाउ नहीं करती है, तो हम उस चीज में नहीं आगे बढ़ पाते हैं हाउस होल्ड वर्क में। हाँ, तो आई थिंक अगर ये चीज सिखाई जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत अच्छा होगा जी। थैंक यू सो मच। आशु मिश्रा जी, अब आपके पास क्लोजिंग कमेंट्स के लिए आता हूं, अभी टाइम मेरे पास नहीं है, और आपके अगर कोई पॉइंट रखना चाहते हैं तो गो हेड। सबसे पहले बहुत बहुत आपका, कई एनजीओ आभारी होंगे आपके, आपने एक नया बिजनेस बता दिया उनको, मैरिज ब्यूरो खोलने का। मैं आशा करूंगा कि अगले 6 से 8 महीने में कोई ना कोई ये काम जरूर स्टार्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाएगा। दिल्ली में कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं प्राइवेट लेवल पे, उसमें बड़ा घपला है। मतलब एक नुमाइश होती है ब्लाइंड की शादी की विजुअली इम्पेयर्ड 2 लोग शादी कर रहे हैं, वो टिपिकल एक नुमाइश बन जाती है। मेरे पास ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं, तो इसलिए मुझे, बाकी अंत में मुझे क्लोजिंग कमेंट से पहले सिर्फ एक बात जोड़नी थी, जो आप बात कर रहे थे यूथ की। मतलब हम जब एनजीओ से एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो सिर्फ यही ना मानकर चलें, एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं हर चीज को अनुभव करता हूं, इसलिए हम क्या कभी ये सोचने की कोशिश करते हैं कि एनजीओ हमसे क्या एक्सपेक्ट करता होगा जब वो काम करने की कोशिश करता है हमारे लिए। मान लीजिए कि कोई एनजीओ हमारे लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है या ऐसे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में ही ज्यादातर आते हैं। तो इंडिया में
कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक पायरेसी बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक क्षति पहुंचाने का काम करती है। मतलब उससे कोई भी एनजीओ, क्योंकि ज्यादातर जो भी है, अगर आपसे कोई नॉमिनल कॉस्ट वसूल करने की कोशिश करता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर ज्यादा है तो आप उसे कम करवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पायरेसी को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे एक घाटा होता है, मैं समझता हूँ कि इससे आप भी अगर करप्ट होते चले जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे, हम पायरेटेड यूज करेंगे और वो ज्यादा कॉस्ट बढ़ाएंगे और प्रोजेक्ट लेंगे महंगे महंगे। तो ये दोनों तरफ से समस्या होती है, इसलिए इस पर मैं कहना चाहता था। क्लोजिंग कमेंट में मुझे 2-3 बातें कहनी है। नंबर 1 ये कि हमारी एक्सपेक्टेशंस एनजीओज के साथ सिर्फ इतनी है कि वो लोगों के कांटेक्ट में आए और लोगों की जरूरतों के अनुसार काम करने की कोशिश करें। नंबर 2, कोई भी एनजीओ जो खोलते हैं प्लीज उसी फील्ड पर काम करें जिसके लिए उनके पास कुछ स्पेशलिस्ट लोग हों। ऐसा नहीं कि आपने एडवोकेसी के लिए कोई एनजीओ खोला था और आप उसके साथ साथ जाके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शुरू कर दें जिसके लिए आपके पास प्रॉपर ट्रेंड लोग नहीं है। तो हर तरफ घुसने की कोशिश, ये जो है वो मान लीजिए कि अब लिवाइस वाला कल से चावल बनाने लगे तो क्या कंडीशन होगी वहां की, आप सोच सकते हैं। ऐसे ही तो कम से कम एक कैटेगरी डिसाइड करने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो अमित सर ने कही उसको मैं जोड़ूं कि एक प्रॉपर लॉ बेहद जरूरी है। कम से कम अगर बाकी लोग ना बना सकें, अगर सरकार की तरफ से उस लॉ को बनने में देरी होती है तो तब तक ही सही हमें कम से कम ये पर्सनल रूप में एक काम करना चाहिए कि गलती से ही सही कोई एनजीओ साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारे कांटेक्ट में कभी भी आए तो हम पर्सनली बेधड़क बोल पाए कि हमारे लिए आपने क्या किया है। और चौथी और आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि एनजीओज के लिए आज बहुत ही बेहतर मौका है। अगर अब वो शुरू करना चाहते हैं तो लोगों के कांटेक्ट में आने के लिए इससे सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि लोग ज्यादा जागरूक हो जाएं और उनके खिलाफ फीडबैक पहुंचने लगे ज्यादा ऊपर तक, जहां से उनके प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएं, उन्हें कम से कम थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद। अब शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि सारे अपने अपने क्लोजिंग पॉइंट 1-1 मिनट में दें क्योंकि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी भट्ट साहब। क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर अग्रसर है, मेरे पास बहुत मौका तो नहीं होगा कि मैं कुछ ज्यादा कह सकूं, लेकिन इतना जरूर कह दूं चलते चलते कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर सेमिनार्स कराती हैं और उनको 10-10 लाख रुपए के फंड मिलते हैं। लेकिन उन सेमिनार्स का क्या फायदा अगर वो बातें सरकार तक न पहुंचे या वो कुछ उसका प्रैक्टिकल परिणाम सामने न आए। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई सेमिनार या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना है तो वो एक थ्योरी मान लीजिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट सामने आना चाहिए। दूसरी बात ये, मैं फिर ये कहूंगा कि एक ऐसी नियंत्रक बॉडी होनी चाहिए या समिति होनी चाहिए या एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए या आयोग होना चाहिए, कुछ भी एक ऐसा कानून का दायरा होना चाहिए जो एनजीओ अपना काम आराम से जो है वो करती रहें, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, लेकिन एक उन पर नियंत्रण रखने वाली, उन एनजीओ के कार्यों को कंट्रोल करने वाली एक सरकारी और स्वतंत्र जो है वो संस्था होनी चाहिए। बस इस वक्त तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाला नगेंद्रन। एंड आई गारंटी माय लिसनर्स, अगर आपको किसी एनजीओ में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप मुझे चाहते हैं इस पर डिस्कशन लाओ, तो यू कैन फ्रीली कॉल मी एनी टाइम। यू कैन राइट अस मेल @radioudan.com पर। यस बाला नगेंद्रन। Yeah, I would like to summarize in just 3 points. One is socio-economical, second is political, third is gender, as you focus these 3 in more attention. First, socio-economical. The first and foremost things that we have to look, that you have questioned in many of your discussions with the expert panelists, and now I am also stressing to the NGOs, focus on rights-based approach, not right-based approach, rights-based approach. As of now, we are focusing on need-based approach. What is needed? Computer training, of course, yes. School education, of course, yes. But apart from that, there is something called rights that you have to focus. As of now, it is zero according to my personal belief. In terms of political, of course, political representation is null in terms of visual impaired, or it is somewhat minimal or dismal, I can say.
to when we compare the disabled to the fullest. When you look at it, you have spoken to many people, even in the discussion. Most of the people or members from the NGOs, they have said they were the part of framing RBD bill. They have contributed to some extent. We appreciate that. But how still the RBD bill has come to protest? This is what the question. There itself it proves their expectation are not meeting with the expectation of the beneficiaries. The NGOs must prohibit to give what they have, rather they must focus on what the beneficiaries wants. Final point, gender. As we have two of our female panelists, and also we have we had many participants, female panelists and listeners. I strongly believe unless you include both the genders, men and women, in terms of women empowerment, the success will become a shortfall. We cannot achieve success unless there is an inter-social mobility. These are my points. Thank you. Thank you so much. And briefly, जी प्रिया जी. हाँ जी, मैं एकदम शॉर्ट में बोलना चाहूंगी. मेनली जो एनजीओज का मुझे लगता है कुछ प्रॉपर लॉ आना चाहिए कि ऑल द एनजीओज आई फील कि उनका प्रॉपर ऑडिटिंग हो, और पूरा जो अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए कि पब्लिक को एकदम पता रहना चाहिए कि उनके एनजीओ में कितना फंड्स आ रहा है और कितना फंड्स बेनिफिशियरीज को जा रहा है. एकदम क्लियर सब जगह वेबसाइट में या कहीं पे भी एक्सेसिबल होना चाहिए कि उन लोग कितना हाउ मच दे आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ देयर वर्क, and transparency should be there. I would just like to close on that. Ji, thank you. I don't have proof, but I can tell you I got news from the restricted document. 20 lakh rupees has been given by our NGO to their vice president. 20 lakh rupees. I will bring this discussion or debate if I get the document properly. I won't name as for now. 20 lakh rupees for the homeland. And that lady has also 1 or 2 house. Well, Swati ji. हाँ जी, मैं अपने क्लोजिंग कमेंट्स में यही कहना चाहूंगी कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कहना चाहूंगी कि एनजीओ से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमारे लिए एजुकेशन में काम करें, वहाँ वो गर्ल्स जेंडर प्रोटेक्शन में, फीमेल प्रोटेक्शन में काम करें, इन सब चीजों में काम करें, यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करें. लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कहना चाहूंगी, एनजीओज को पीपल विद डिसेबिलिटी या फिर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को सेल्फ रिलायंट बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. क्योंकि अगर एनजीओज का सपोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनजीओज का सपोर्ट अगर चला जाए तो वो जो इंसान है वो कुछ भी ना रहे, वो उसकी जो भी सक्सेस है वो रेत के मकान की तरह नीचे आ जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एनजीओज को, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने की आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत है. मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि लोग इतने ज्यादा डिपेंड करते हैं एनजीओज के ऊपर कि उनके वहीं पर उनका अगर ट्यूशन भी ऑर्गेनाइज अगर कोई करानी है तो एनजीओज वाले ही अरेंज करेंगे उनके लिए. वो उसके बाहर देख ही नहीं पाते हैं, वहां के जो बेनिफिशियरीज हैं, जो बच्चे हैं, उसके बाहर वो देख ही नहीं पाते हैं कि उसके बाहर और भी बेटर चीजें चल रही हैं. तो आई थिंक वो बहुत लिमिटेड व्यू हो जाता है बच्चों का, लोगों का. आई थिंक सेल्फ रिलायंट बनाए लोगों को तो ज्यादा अच्छा होगा. जी, तो आप आई रियली होप कि आप सभी को देख के हमारे यंगस्टर बहुत मोटिवेट हुए होंगे. उन्होंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा होगा, और फ्यूचर में भी मैं आपको बुलाता रहूंगा. आप सभी को मोटिवेट करते रहें. और एनजीओज वालों, ये मत सोचो कि पहले कौन करेगा, उस चक्कर में शायद जिंदगी हम लोगों की भी खत्म हो जाए. जो करना है, एक आदमी आ गया है, स्टार्ट किया जाए. और खास तौर पे आप लोगों ने सुन लिया है, और मैं बीच में देख रहा हूं कौन लोग सुन रहे थे और जिन्होंने प्लेलिस्ट बंद की है. वेल, दिस फैसिलिटी इज विद मी. I will put your question next week on Badalta Dor. Till then, bye-bye, and get ready for listening Mrs. Confusion. I mean Miss Confusion today with RJ Jyoti and RJ Bala Nagendra. Thank you so much, everyone. थैंक यू. थैंक यू दानिश जी. और सुखवीर जी, आपके क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं कुछ लोगों के. वो क्वेश्चंस एनजीओ वालों के प्रोस्पेक्टिव से थे, तो मैंने नोट कर लिया है. I will surely ask this question next week. Thank you so much.